हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 66। आज हमारा जो लेक्चर है वो 66 है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 127। आर्टिकल 127 और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर आप अगर देखेंगे तो ये बन जाएगा सेक्शन 111 मतलब 111। ठीक है, आइए इसकी हम रीडिंग कर लेते हैं। ये बात करता है प्रूफ ऑफ गुड फेथ, मतलब आपको गुड फेथ, आपकी नेक नियति आपको साबित करनी है। ठीक है, ये बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर आएगा? इन ट्रांजेक्शन वेयर वन पार्टी इज इन रिलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। ठीक है, कोई भी लेन देन होती है जहाँ पर कोई एक पार्टी एक्टिव कॉन्फिडेंस के अंदर होती है। अब ये एक्टिव कॉन्फिडेंस क्या होता है, पहले यही आप जो है क्लियर कर ले। एक्टिव कॉन्फिडेंस मीन्स इट इंडिकेट्स दैट relationships between the parties must be such that one is bound to protect interest of the other। ये मतलब ऐसा होता है, कोई एक्टिव कॉन्फिडेंस मतलब ऐसा कह लें आप कि जहाँ पर कोई एक ऐसा शख्स होता है जो कि बाउंड होता है दूसरे के इंटरेस्ट और दूसरे के जो है उसका मतलब उसके इंटरेस्ट और उसके केयर वगैरह करे और उसका जो है इंटरेस्ट वगैरह सब जो है उसको प्रोटेक्ट करे, महफूज करे। जैसा कैसे एक फादर सन के जो रिलेशंस हैं, ठीक है, मदर और डॉटर का जो रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, जहाँ पर क्या है हस्बैंड क्या है एक्टिव कॉन्फिडेंस के अंदर है। ठीक है, ये क्या करता है अपने वाइफ के जो भी राइट्स वगैरह हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। अब सन क्या करता, फादर क्या करता है, फादर अपने जो हमारे पास वाइफ और सन होता है उसकी जो भी राइट्स वगैरह होते हैं, इंटरेस्ट वगैरह होते हैं, उसको प्रोटेक्ट करता है। अरे बस इसी तरह लायर क्लाइंट, ठीक है, प्रिंसिपल एजेंट, पेरेंट चिल्ड्रेन, लेंडर बोरोर, अरे बस समझिए, या फिर ट्रांजेक्शन विथ पर्दा नशीन लेडीज़। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। When there is a question is to the good faith of a transactions between parties, जब यहाँ पर कोई सवाल उठता है, जहाँ पर दो पार्टीज़ के दरमियान ये सवाल उठे कि ये गुड फैथ के अंदर किया गया है, मतलब नेक नियति के अंदर किया गया है या नहीं। वन ऑफ होम स्टैंड्स टू द अदर इन अ पोजिशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस, ऐसे रिलेशन के अंदर जहाँ पर कोई एक जो है एक्टिव कॉन्फिडेंस के अंदर हो। ठीक है, द बर्डन ऑफ प्रूविंग द गुड फेथ ऑफ द ट्रांजेक्शन इज ऑन द पार्टी हु इज इन अ पोजिशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। अब बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा? ऐसे गुड फेथ को शो करने के लिए, प्रूफ करने के लिए, हमारे पास नेक नियति साबित करने के लिए ये बोझ किस पर आयद होगा? ये बोझ आयद होगा उस शख्स पर जो कि एक्टिव कॉन्फिडेंस के अंदर होगा। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, अब इसके हम इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूंगा। अब इलस्ट्रेशन क्या है? इलस्ट्रेशन ए बात करता है, द गुड फेथ ऑफ अ सेल बाय अ क्लाइंट टू एन एडवोकेट इज इन क्वेश्चन इन अ सूट ब्रॉट बाय द क्लाइंट। अब कोई गुड फेथ का मसला है। फॉर एग्जांपल ये ए हैं, ठीक है, ये ए हैं हमारे पास, ए वकील हैं, और ये बी जो है ये बी उसके क्लाइंट है। ये क्या है? ए एडवोकेट है और बी जो है उसका क्लाइंट है। ठीक है, बी ने कोई ज़मीन सेल करके दी है। क्या करके दी है? कोई ये ज़मीन है, ठीक है, ये ज़मीन सेल करके दी है किसको? ए को। ठीक है, मगर फिर ये कोर्ट में चला जाता है बी क्लाइंट अपने वकील के खिलाफ कि ये मैंने जो है ज़मीन नहीं फ़रोख्त की। आ रही बात समझ में? तो फिर अब बात क्या आ जाती है? ठीक है, द बर्डन ऑफ प्रूविंग द गुड फैथ ऑफ द ट्रांजेक्शन इज ऑन द एडवोकेट। तो फिर गुड फैथ जो है ना वो किसको जाहिर करना है, किसको शो करना है? गुड फैथ, ये गुड फैथ उस वकील को शो करना है कि वाकई ये गुड फैथ के अंदर जो है ये ट्रांजैक्शन हुई है, मतलब ये जो सेल हुई है ना, ये सेल फरोख्त जो हुआ है ना, ये गुड फैथ के अंदर हुआ है। मतलब कि कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था, क्योंकि एक जो है एडवोकेट जो है, ठीक है, और बी इसका क्लाइंट था। ए क्या था? ए एक्टिव कॉन्फिडेंस के अंदर था और बी उसका क्लाइंट था। ठीक है, ए
जो भी कहता वो बी को मानना पड़ता, ठीक है। इसीलिए बी ने उसका फ़ायदा उठाने के लिए कोर्ट से रिज्यू कर लिया। कोर्ट में आ गया बी और कहने लगा साहब जी ये एक्टिव कॉन्फिडेंस में था, जो ये कहता था मुझे करना पड़ता था। अब ये मैंने ये जो ए ने जो सेल दिखाई है ये मुझसे मतलब ज़ोरी ज़बरदस्ती की है। इसने अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है वो लगाया है, मतलब इसने मुझ पर दबाव डाला था। कोर्जन COERCION कोर्जन, मतलब उसने दबाव डाला था मुझ पर, ठीक है। तो फिर अब ए कहता है कि नहीं साहब जी, ये तो बी ने अपनी मर्ज़ी से, अपनी चॉइस से, अपनी फ्री विल से जो है ना मुझे ये ज़मीन सेल करके दी है, ठीक है। तो अब ये बी का जो गुड फेथ जो था ना इस सेल के अंदर, जो गुड फेथ वो ए को जाहिर करना है, एडवोकेट को। यहाँ तक बात क्लियर है, सिंपल है बहुत। अगर फिर भी समझ में ना आए तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। इलस्ट्रेशन बी बात करता है द गुड फेथ ऑफ अ सेल बाय अ सन जस्ट कम ऑफ एज टू अ फादर इज इन क्वेश्चन इन अ सूट ब्रॉट बाय द सन। द बर्डन ऑफ प्रूविंग द गुड फेथ ऑफ द ट्रांजेक्शन इज ऑन द फादर। अब बात ये है, कोई ए है, ए क्या है यहाँ पर, एक ए है, ए फादर है और बी इसका सन है, ठीक है। ए फादर है, ठीक है, बी क्या है, बी सन है, ठीक है। ए फादर है और बी सन है। देखिए एक बार फिर से पढ़ ली आप, हमारे पास इलस्ट्रेशन बी पढ़ लें। द गुड फेथ ऑफ अ सेल बाय अ सन जस्ट कम ऑफ एज टू अ फादर इज इन क्वेश्चन इन अ सूट ब्रॉट बाय द सन। द बर्डन ऑफ प्रूविंग द गुड फेथ ऑफ द ट्रांजेक्शन इज ऑन द फादर। अब जो बेटा है उसने कोई ज़मीन जो है सेल करके दी थी, फॉर एग्जांपल ज़मीन या कोई भी चीज़ बेचकर अपने फादर को दी थी, ठीक है। अब जब ये हमारे पास कुछ वक्त के बाद ये कोर्ट में आ जाता है और कोर्ट में कहता है ये मुझसे ज़बरदस्ती ली गई थी, अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर ली थी। तो ये बात फादर पे आ जाएगी, ये बात फादर पे आ जाएगी कि गुड फेथ जाहिर करे। कौन जाहिर करे गुड फेथ? फादर जाहिर करे कि बी ने, मेरे बेटे ने अपनी रज़ा खुशी से और अपने बिल्कुल जो वॉलंटरीली मुझे ये सेल आउट करके दी थी। यहाँ तक बात क्लियर है, सिंपल है बहुत। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड है अनड्यू इन्फ्लुएंस, मतलब किसी पर मतलब अपना जो है ना वो ज़ेर असर रखना, अपना असर अंदाज रखना किसी पर। अरे बस जैसे कि बाप अपने बेटे पर, ठीक है, और हस्बैंड अपनी वाइफ पर, इसी तरह एक माँ अपनी बेटी पर, एक प्रिंसिपल अपने एजेंट पर, ठीक है, मतलब मालिक अपने नौकर पर एक अनड्यू इन्फ्लुएंस रख सकता है ना। मतलब अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है ना, फॉर इस्टेब्लिशिंग द अनड्यू इन्फ्लुएंस देयर मस्ट बी एविडेंस ऑफ आइदर फ्रॉड और कोर्जन। अगर कोई कहे कि मुझ पर ये अनड्यू इन्फ्लुएंस था तो उसको जाहिर करना है कि वहाँ पर वाकई फ्रॉड में हुआ है या फिर कोर्जन हुआ था उन पर, मतलब उन पर दबाव था, तभी वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर आ गया था। ड्यू टू अनड्यू इन्फ्लुएंस, आगे बस ड्यू टू अनड्यू इन्फ्लुएंस डोमिनेट, मतलब वो डोमिनेट होता है, ठीक है। अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से वो डोमिनेट होता है और डोमिनेट होने की वजह से वो ऑब्टेन कर लेता है इजीली कोई भी चीज़, जो चीज़ उसे जाहिर करनी है। अनफेयर एडवांटेज, मतलब कोई भी आप फ़ायदा उठा लें किसी से भी, मतलब मालिक अपने नौकर से किसी किस्म का कोई भी फ़ायदा उठा सकता है, ठीक है। आ रही बस समझ, फिर चाहे फिजिकल हो, मेंटली हो, कुछ भी हो। आ रही बस समझ में। यहाँ पर कोई आप एक चीज़ दिखा लें, यहाँ पर ये बी जो है, इलस्ट्रेशन बी के अंदर ये देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन में थोड़ी सी इसको एक इलस्ट्रेशन अपनी और ऐड कर देता हूँ। इसको इलस्ट्रेशन आप सी समझना, मगर बी के साथ ही पढ़ना, ठीक है। आपने बी के साथ ही पढ़ना। कोई ए है, ए क्या है, ए फादर है, और यहाँ पर बी है, बी क्या है, बी इसका सन है, मतलब ए जो है बाप है और बी जो है बेटा है, ठीक है। अब बेटा जो है ना वो बी को कोई गिफ्ट करता है, क्या करता है, बी को गिफ्ट करता है। बी जो है अपने बाप को गिफ्ट करता है, मतलब बी जो है बी जो ए को गिफ्ट करता है, मतलब बेटा जो है अपने बाप को
कोई गिफ्ट करके देता है। दरअसल ऐसा होता नहीं है। बाप अपनी बेटी को गिफ्ट करता है, बाप अपनी बेटी को गिफ्ट करता है। एक बाप मतलब किसी को भी कर सकता है गिफ्ट, अपने किसी भी औलाद को कर सकता है, मगर एक बेटा जब बाप को करे कोई गिफ्ट किसी किस्म का, तो फिर वो ये बात जो है ना, ये थोड़ी डाउट में आ जाती है। ठीक है। सन गिफ्टेड प्रॉपर्टी टू फादर, फादर मस्ट प्रूव द गुड फैथ दैट सन गिफ्टेड द प्रॉपर्टी विथ ओन चॉइस एंड विथ हिज ओन फ्री विल। अब ये ए को साबित करना, ए मतलब इसके बाप को साबित करना है कोर्ट में कि बी ने जो, मेरे बेटे ने जो मुझे गिफ्ट की थी, वो उसने अपनी मर्ज़ी से की थी, इस पर कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था। आ रही बात समझ? तो फिर ये बात किसको ज़ाहिर करनी पड़ेगी? ये ए को ज़ाहिर करनी पड़ेगी। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर फिर भी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।